गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। और इसमें हम आगे रैखिक कोणीय संवेग का संरक्षण है, द्रव्यमान केंद्र के अदर जो इसके रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा सेंटर होता है। तो यह द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड या निकाय का वह बिंदु होता है जहां उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जब कोई पिंड गतिशील अवस्था में है या उसकी हम गति का अध्ययन करते हैं तो पिंड जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे कण हैं उसके अंदर, बहुत सारा मैटर है। तो अगर हम पिंड की गति का अगर ओवरऑल स्टडी करें तो हम जनरली क्या करते हैं कि हमने जैसे दो पिंड हैं अगर हमारे पास, तो हम एक पिंड की गति का अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे पिंड की गति का अध्ययन करेंगे, एंड देन उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको अक्यूमुलेट करेंगे, है ना, उनका सम करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अगर हम एक एक कण की, अगर पिंड के सभी कणों की गतियों का अध्ययन करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल थिंग, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पिंड तो इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना है। पिंड में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो क्या हम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सभी पार्टिकल्स की गति का या उनके पैरामीटर्स का स्टडी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऐसा कोई मेजरिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास अभी तक कि हम अलग अलग कण का कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए, इसमें क्या होता है मैकेनिकली, पिंड के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम क्या मानते हैं कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित है। तो हम अगर उस कण, उस बिंदु की, उस पॉइंट की गति का अध्ययन कर लेते हैं, उसके पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, तो हम सभी कणों के ऊपर उसका समीशन ले लेते हैं, उसका ओवरऑल हम पिंड के कणों के ऊपर उसका ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ओवरऑल पिंड की डायनेमिकल वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाती है। तो देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यह द्रव्यमान केंद्र ठीक उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार से अब अगर हम इस पूरे पिंड को न मानकर एक मान लें कि एक द्रव्यमान केंद्र पर एक कण स्थित है और वो कण उसी प्रकार से गति कर रहा है जिस प्रकार से पिंड गति कर रहा है, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक डायग्राम दिखाया गया है, एक्स वाई जेड रेफरेंस फ्रेम है जिसकी एक्स वाई जेड 3 एक्सेस हैं, अक्ष हैं। ओ इसका मूल बिंदु है। एक पिंड है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। और यहाँ पर जो सी बिंदु है, सी, यह इसका द्रव्यमान केंद्र को बता रहा है। सी क्या है, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र, जिसके ऊपर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। और यह एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है। कि जैसे अगर हम कहें कि आपके पास एक रेक्टेंगल रोड है, तो उसका अगर वो द्रव्यमान वितरण अगर उसमें सममित है, द्रव्यमान वितरण मतलब हर एक पोर्शन में उसका द्रव्यमान जो है, या हम कहें मास डेंसिटी जो है, द्रव्यमान घनत्व, वो एक ही जैसा है, समरूप है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। तो बीचों बीच होने का मतलब कि अगर आप वहाँ से उस बिंदु पर फिंगर लगाएंगे नीचे, तो रोड जो है दोनों साइड्स में बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगी। ओके। और अगर जैसे एक गोला होता है, गोला बॉल होती है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में होता है, मिडिल में होता है। तो इसी तरह से मतलब क्या हुआ कि सी बिंदु एक ऐसा बिंदु हो गया जिसके सापेक्ष द्रव्यमान वितरण बिल्कुल ही सममित है, चारों तरफ समान होगा इस बिंदु के चारों तरफ। ओके। तो देखिए, इसमें जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी जो डायग्राम में दिखा रखा है, वो इसका आइथ पार्टिकल है। हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पार्टिकल मान लिया, आइथ पार्टिकल हमने इसे कह दिया। इसमें देखिए, सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से, दैट इज कैपिटल आर सी, और पी बिंदु की जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से, दैट इज स्मॉल आर आई हमने माना है। इसी तरह से द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बिंदु P की डिस्टेंस है आर सी आई,
C is stands for center of mass and I stands for the particle ith particle. Okay, so ith particle का जो मास है वो है mi एंड ri इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल लॉ से आर आई की वैल्यू होगी आर सी प्लस आर सी आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अगर हमने क्या किया यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को एम आई से मल्टीप्लाई करके इस पे समीशन लगा दिया, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब कि अगर हम पिंड में माने कि n पार्टिकल्स हैं तो n पार्टिकल्स के ऊपर इसका समीशन हमने ले लिया, हर एक पार्टिकल के लिए इनकी वैल्यूज़ ले ली, जैसे एम आई आर आई की वैल्यू ले ली, इसी तरह से एम आई आर सी की वैल्यू ले ली एंड एम आई आर सी आई की वैल्यू ले ली। आई जो है आर्बिट्रेरी पार्टिकल्स है, इसकी वैल्यू पहले जैसे हम अगर इनको नाम दे दें पार्टिकल्स को, पिंड का जो संपूर्ण पार्टिकल है उनको हमने 1 से लेकर n तक नाम दे दिया, तो पहले पार्टिकल की बात करेंगे आई की वैल्यू 1 रख देंगे, सेकंड पार्टिकल की बात करेंगे आई की वैल्यू 2 रख देंगे। अगेन देखिए, यदि पिंड के लिए अगर हम क्या कह रहे हैं कि जो आर सी आई क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयत पिंड की दूरी है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने कहा कि इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड सममित रूप से द्रव्यमान निहित होता है, सममित रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बैलेंस्ड पॉइंट है जहाँ पर अगर हम कोई स्टिक लगा देते हैं तो ये पिंड बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम आई आर सी आई की वैल्यू मैं निकालती हूँ, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस, और उसका समीशन लेती हूँ, तो ये चीज़ ज़ीरो आएगी मेरे पास, है ना, ये द्रव्यमान वितरण को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 0। ओके, यदि पिंड के लिए ऐसा हो तो देखिए क्या होगा, ऊपर वाली इक्वेशन में हम इसको 0 कर देंगे, थर्ड जो टर्म है जो राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई, दैट इज इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर सी। आर सी हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, क्योंकि आर सी जो है वो कांस्टेंट है, आर सी कांस्टेंट है, पिंड में एक ही सेंटर ऑफ मास होता है और उसकी डिस्टेंस मूल बिंदु से जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा। सो आर सी हम बाहर ले सकते हैं, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई, और समीशन जो मास का समीशन है वो बता रहा है हमें पिंड का टोटल मास, सो दिस इज इक्वल इनटू कैपिटल एम आर सी, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई जी इंटू आर आई। अगर हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो देखिए इधर भी राइट हैंड साइड में भी हम कर देंगे इसे जी से मल्टीप्लाई, एम जी आर सी, दैट इज समीशन आई एम आई आर सी आई की स्थिति में, आर सी आई इक्वल्स टू 0 की स्थिति में पिंड के सभी कणों के भार, क्योंकि एम जी क्या होता है, पिंड का भार को व्यक्त करता है, एम होता है कण का मास द्रव्यमान और एम जी होता है कण या पिंड का भार। ठीक है, भार और द्रव्यमान दोनों डिफरेंट थिंग है। द्रव्यमान होता है पिंड में जो द्रव्यमान है जो उसका उसके कणों के जो उसमें वेट हमें बताता है, वेट नहीं कह सकते हम उसे, मास इज ओनली मास, बट भार या वेट हमें क्या बताता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो उसका द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है साथ में। ओके, सो एम जी की वैल्यू जो डिफरेंस आता है मून पे या अनदर प्लैनेट पे, जो चीज़ जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो वो वेटलेस फील करते हैं, या उनका जो ग्रेविटेशन होता है उसकी वजह से उनका वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता है। मास इज ऑलवेज ए इट्स रिलेटिव बट इट्स कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स कांस्टेंट बट इट्स रिलेटिव क्वांटिटी, लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ पे। जैसे अर्थ के कंपैरिजन में मून की जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है दैट इज़ 1/6, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की, जैसे हम हो या कोई भी अनदर थिंग हो जिसको हम मून पे ले जाएं, तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा।
बिकॉज वहाँ पर जी की वैल्यू क्या है, जी अर्थ बाय 6। ठीक है, तो ये जो है पिंड के सभी कणों के भार का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण, जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है वो मैं क्या बता रही, एम आई जी मतलब कण का भार हो गया, और पिंड के सभी कणों के भार का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण, ये हमें आघूर्ण बताता है। एम इंटू जो आर होता है ये हमें क्या बताता है, आघूर्ण बताता है। और आर आई क्या है, पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का। तो हमें ये बता रहा है पिंड के कणों का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण वो इक्वलेंट होता है स्थिति आर सी पर पिंड के पूर्ण भार के तुल्य भार का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण। ओके, तो आरसी के ऊपर, आरसी क्या है, आरसी है मूल बिंदु के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का के पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो ये इक्विवेलेंट होता है कि पिंड के सभी कणों के भारों का पिंड के पूर्ण भार का, संपूर्ण अगर भार हम पिंड का बताएं तो उसकी वैल्यू आएगी कैपिटल एम इंटू जी, उसके तुल्य भार का मूल बिंदु के प्रति आघूर्ण। सो समीशन आई इक्वलेंट टू 1 टू एन एम आई आर आई क्या हो गया, पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण हो गया, पिंड का द्रव्यमान आघूर्ण कहलाएगा। दैट इज इक्वलेंट टू कैपिटल एम आर सी, जहाँ पे कैपिटल एम पिंड का द्रव्यमान है, आर सी द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन वेक्टर है। अर्थात स्थिति सदिश आर सी के बिंदु सी पर पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मानने के लिए क्या आवश्यक हो गया, जो शर्त हमने रखी थी स्टार्टिंग में कि यदि पिंड के लिए समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर सी आई, इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान आघूर्ण किसके बराबर है, एम आर सी के। तो ये हमारी शर्त हो गई। तो द्रव्यमान केंद्रित हो इसके लिए क्या आवश्यक हो गया, दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि द्रव्यमान केंद्र सी बिंदु पर केंद्रित कब होगा, जब समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर सी आई इक्वलेंट टू 0 होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रिजल्ट था। देन हम पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कि किसी भी पिंड में द्रव्यमान केंद्र आप कहाँ पर निर्धारित करेंगे। आपके पास कोई भी पिंड होता है तो आप कैसे कह पाएंगे कि इसका द्रव्यमान कहाँ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्विकण तंत्र के लिए कि एक ऐसा सिस्टम हम लेते हैं जिसमें दो कण हैं, केवल दो ही कण हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया दो कण हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है। इन m1 और m2 के पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 हैं। इसी तरह हमने एक सेंटर ऑफ मास माना है, बीच में मान लिया कहीं भी, जिसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल RCM है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, RCM की, कि किस इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ स्थित होगा। तो देखिए इसके लिए सिंस वी नो द कंडीशन वी हैव डिराइव्ड इन जस्ट इन लास्ट डेरिवेशन, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर सी आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो n है वो कितने हैं, दो कण हैं, तो n इक्वल्स टू 2 हो गया। सो समीशन i इक्वल्स टू 1 टू 2 एम आई आर आई इक्वल्स टू समीशन i इक्वल्स टू 1 टू 2 एम आई आर सी एम। ठीक है, आर सी एम हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज आर सी एम जो होता है वो पार्टिकल्स की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। पार्टिकल्स आई कौन सा पार्टिकल इस पर निर्भर नहीं करता है, आई पे, आई इज़ अ वेरिएबल बट आई पे आरसीएम निर्भर नहीं करता है, तो हम आरसीएम को बाहर ले लेंगे। समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू 2 एम आई, कैपिटल आरसीएम इक्वल्स टू क्या हो गया, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू 2 एम आई आर आई अपॉन समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू 2 एम आई। और जो डिनोमिनेटर है वो हमें पिंड का टोटल भार बता रहा है, ये बता रहा है हमें m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 हमारा होता है कैपिटल M, मतलब कि सिस्टम का ओवरऑल वेट। तो RCM इक्वल्स टू हो गया m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m। तो ये हमें बताता है कि जो निकाय है जो दो कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM कहाँ होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है बहुकणी तंत्रों के लिए। पिछले हमने बात करी दो कणों के लिए, लेकिन दो कण का तंत्र भी हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि एक दो से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर हैं तो उन तंत्रों में RCM की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से वही कंडीशन लेते हैं हम, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर सी आई इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर आई इक्वल होगा समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर सी एम।
ठीक है। इसी तरह हम आरसीएम को बाहर ले लेंगे, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई इक्वल हो जाएगा समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर आई। आरसीएम इक्वल हो जाएगा समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम हमें बता रहा है पिंड का भार। तो अगर हम इस समीशन को सभी पार्टिकल्स के लिए खोल दें तो ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mn तक हम इस एम आर की वैल्यू निकालेंगे, एम आई आर आई की वैल्यू, और नीचे डिनोमिनेटर में होगा टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम वेर m इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इस तरह हम आरसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।